देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए दुनिया में, ऐसे में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये सही वक्त है। कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप सबसे बुरे टाइम पे करते हैं वो सबसे अच्छा। कोविड के समय मार्केट बुरी तरीके से गिरा था, उस समय जिसने निवेश किया था उसका पैसा 4 गुना हो गया। ये एक अच्छा दौर है अच्छे इन्वेस्टमेंट का। एक मार्केट के गॉड हम लोग बोलते हैं वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे साहब क्या कहते हैं कि जब सब लोग लालची हो जाएं कि मार्केट तो हर दिन चलेगा ही, उस समय आप बेच दो। जिस दिन सब डर जाएं, फियरफुल हो जाएं, सब जगह वॉर हो जाएगा, बड़ा निराशा का भाव, सबकी नौकरी चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, उसी समय तुरंत खरीद लो। तो अप्रैल के बाद अगर महंगाई बढ़ी और वॉर नहीं रुका तो आप दो ही चीजें कर सकते हैं कि आपने गैर जरूरी खर्चे काटिए और जो पैसा बचे उसको मार्केट में डालिए। तो बिना रिस्क के तो पैसा बनेगा नहीं। सपोज मेरे पास पैसा नहीं है तो ये मैं अमीर कैसे बनूं? अमीर बनने का जो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें जो सबसे बढ़िया रिटर्न देगा मार्केट देगा, उससे अच्छा रिटर्न कोई नहीं दे सकता। नंबर 1 पे वो रहता है। दो चीज ध्यान रखनी है आपको कि आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में लगाएं जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। दूसरा, आप हमेशा वो पैसा मार्केट में लगाएं जिसकी आपको इमीडिएट जरूरत नहीं है। अब जब डायरेक्ट शेयर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉप की 100 कंपनीज हैं उससे नीचे नहीं जाना है। आप 500 रुपए महीने से मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, एक शेयर खरीद सकते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि एक गलती पे उनके घर बिक गए तो किसी के हियर एंड से पे उन्होंने टिप्स दिया था, कभी मत खरीदिए। अब ऐसे में वॉरफेयर से रिलेटेड चीजें हो गई या उस तरह की कंपनियां हो गई, उनमें इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर होगा। उस तैयारी के चक्कर में डिफेंस के स्टॉक चल रहे हैं। गोल्ड से हमेशा प्यार करना चाहिए। अगर हम गोल्ड की ही बात करते हैं हाँ। कि या यही राइट टाइम है और इससे ऊपर ही जाने की संभावना है? मेरी निजी राय इससे बहुत ऊपर जाएगी। कि मान लीजिए मुझे गोल्ड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे ज्वेलरी, बिस्किट, गोल्ड ETF बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा? आपको लगता है कि अभी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी में? मकान खरीदना है खुद रहने के लिए तो उसकी 3 कंडीशन है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट पैसे बनाने वाला पॉडकास्ट साबित होने वाला है, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में है नीरज वाजपेयी, जो कि मार्केट के जानकार हैं और अपनी नॉलेज के आधार पर हमें और आपको पैसा कमाने, पैसा बनाने में मदद करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, और अच्छा लगा आपसे हम लोग बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि पैसा बनाना सीखें। काफ़ी लोगों को जो मेरे पास फीडबैक आता है कि आप काफ़ी मदद करते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि आखिर तक ज़रूर सुने, पूरा पॉडकास्ट सुने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए काम के साबित होंगे इस पॉडकास्ट में। देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए दुनिया में, जो वॉर हमें दिख रहा है, उसके बाद से हालात जो है वो मतलब बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में क्या, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये सही वक्त है? प्रियंका, कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप सबसे बुरे टाइम पे करते हैं वो सबसे अच्छा होता है। कोविड के समय मार्केट बुरी तरीके से गिरा था, इकोनॉमी ख़राब हो गई थी, सब जगह लॉकडाउन था, उस समय जिसने निवेश किया था उसका पैसा 4 गुना हो गया है। तो हमेशा बुरे टाइम में ही निवेश किया जाता है। जब सब लोग कह रहे हो कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है, सब तरफ अंधकार दिख रहा है, वही राइट टाइम होता है निवेश करने का। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि अगर हम निवेश की बात करते हैं अभी की, तो देखिए 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये आती है कि पूरे मेरे से जिस तरह का वॉर का सिनेरियो बना हुआ है और अभी तो हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं कि जल्दी से मुक्ति मिलने वाली है। वार्ता हम लोगों ने देखी, बातचीत जो है वो विफल हो गई है। तो ऐसे में अगर ये लंबा खींचेगा तो उस कंडीशन में क्या इन्वेस्टमेंट की जो सही चीज़ है, या अच्छा हम ऑप्शन अगर आपसे जानना चाहें तो वो अच्छा ऑप्शन क्या होगा इन्वेस्टमेंट के लिए? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप निवेश करने जाते हैं तो निवेश के समय आपके दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं कि इससे हमें रिटर्न कितना मिलेगा और हम रिस्क कितना ले रहे हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ों में पूरी निवेश की फिलॉसफी छुपी हुई है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा और आप रिस्क कितना ले रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर आदमी को अपनी रिस्क प्रोफाइल पहले बनानी चाहिए। रिस्क प्रोफाइल बनाने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए प्रियंका को 10 रुपये के ही निवेश करने हैं, तो क्या प्रियंका इसके लिए तैयार है कि 10 रुपये 0 हो जाए, या 10 रुपये 5 होने चाहिए, या 10 रुपये 8 से कम नहीं होने चाहिए? अच्छा, तो ये बताएं कि ऐसे कितने लोग होंगे जब मुझे कहा जाएगा कि 10 रुपये 0 हो जाए तो शायद मैं तैयार नहीं होंगी, या मुझे लगता है ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होंगे? बहुत कम लोग तैयार होंगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा भी वही बनाएंगे। मैंने कहा ना कि रिस्क, देयर इज रिस्क, देयर इज मनी।
वो एक फिल्म का डायलॉग था, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। क्या बात है। तो बिना रिस्क के तो पैसा बनेगा नहीं। जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेना ही है, ले सकते हैं आप, तो पैसा वहाँ बनता है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। वो रिस्क तभी होता है जब बैंक डूब जाए, तो शायद आपको 5 लाख रुपए जो इंश्योर्ड होते हैं वही मिलते हैं, भले एफडी आपकी 50 लाख की हो। लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब कहीं 500 साल में एक बार कहीं ऐसा होता पूरा बड़ा बैंक ही डूब गया। तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो आपको 6.5% रिटर्न ही मिल रहा है, और उसमें भी आप टैक्स भरेंगे, तो नेट ऑफ टैक्स 4% बनेगा। तो ये हो गया मिनिमम रिस्क। अब आपने थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लिया और आपने प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है। अब प्रॉपर्टी आपने इस उम्मीद में खरीदी यहाँ से हाईवे निकलेगा, पुल निकलेगा, अस्पताल बनेगा, मकान बनेगा और बढ़िया एप्रिशिएशन होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब तो आपने रिस्क थोड़ा ज़्यादा लिया, तो उसका एप्रिशिएशन भी वैसे ही होगा कि आपकी प्रॉपर्टी 50% बढ़ेगी। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपने बड़ा रिस्क लिया। स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर सकता है। कोविड में तो लोअर सर्किट्स लगे थे, तो आपने जो 10 रुपये लगाए वो 2 रुपये बच सकते हैं, और हो सकता है दोबारा वो 2 रुपये कभी 10 रुपये बने ही नहीं, वो 2 रुपये ही रह जाएं। तो आपने कितना लिया? मैक्सिमम रिस्क। लेकिन वो 10 रुपये अगर रिस्क रिवार्ड में कन्वर्ट हुआ तो 50 रुपये होगा, 5 टाइम्स। इसको हम लोग कहते हैं रिस्क एनालिसिस। हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, जैसी जिसकी हैसियत वैसा उसका रिस्क एनालिसिस। तो निवेश करते समय जब भी आप जाएं, तो आप सबसे पहले अपना देखें कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, तो वैसे निवेश करें, नंबर 1। नंबर 2, आपको रिटर्न कितना चाहिए। तो रिटर्न तो सब मैक्सिमम ही चाहते हैं, सबको मैक्सिमम चाहिए, लेकिन सब रिस्क नहीं ले सकते। तो आप अपना रिस्क और रिटर्न जब मैच करेंगे तो आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा कि भाई मेरे 10 रुपये 5 रुपये से कम नहीं होने चाहिए, हम इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो ठीक है, आपको वैसा ही प्रॉपर्टी या गोल्ड इस टाइप का कोई रिटर्न मिल जाएगा। आप थोड़ा रिस्क बढ़ाएंगे तो आप इक्विटी की तरफ जाएंगे। ये थ्योरेटिकली हम लोग समझाते हैं सबको। इसका फ़ायदा क्या है कि आप अपनी जो एप्रिसिएशन की दिमाग है उसको नीचे लाते हैं। आप बहुत एस्पिरेशन रखते हैं। सबसे बड़ी बात प्रियंका हुई क्या है, कोविड के बाद से किसी ने बाजार में नरमी नहीं देखी। मार्केट वहाँ से धुआंधार चला है। राइट। जो डीमैट अकाउंट होते हैं वो 5 गुना हो गए हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, बट ऐसा होता नहीं। ऐसा होता नहीं। मुझे लगता है कुछ साल के बाद एक झटका आता है। यस, एवरी 2 ईयर्स पे एक झटका आता है। अच्छा। और एवरी 4 ईयर पे बड़ा झटका आता है, हमेशा आता है। तो जो नए लोगों ने अकाउंट खोला उन्होंने कभी मंदी देखी नहीं है, कभी नरमी देखी नहीं है। तो उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हर साल मेरा पैसा 25% बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाएंगे और रिस्क लेंगे तो आपको बहुत अच्छा गेन बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निवेश अगर आपको करना और वेल्थ क्रिएट करनी, देखिए अमीर बहुत लोग बनते हैं, वेल्दी बहुत कम लोग बनते हैं। डिफरेंस क्या? बहुत बड़ा फर्क है इसमें। अच्छा, थोड़ा समझाइए। अमीर व्यक्ति वो होता है जिसने आज पैसा कमाया और कल वो गरीब हो सकता है, वो अमीर है। ओके। लेकिन वेल्दी आदमी गरीब नहीं बनता, वो 100 साल तक अमीर रहता है। क्या बात है, कभी इस एंगल से सोचा नहीं था। सोचिएगा, आपके शहर दिल्ली में या मुंबई में या बड़े शहर में जाइए तो कुछ रईसों की कोठियाँ आपको दिखेंगी। आपको कई बार समझ आएगी ये लोग काम क्या करते हैं। वो पुराने वेल्दी लोग हैं, और उनका जो बीपी है ना वो 120-80 से कभी बढ़ा ही नहीं। उनकी पल्स हो सकता है 60 भी चलती हो, क्योंकि वो बहुत उनको रईसियत की है, शांत होते हैं, वो एकदम काम एंड कंपोज्ड। अमीर आदमी धड़कन तेज रहती है, आज इधर कर लें, आज उधर कर लें, अरे आज ये कर लें क्या, वो अमीर होता है। तो अमीर से वेल्दी बनने की जो जर्नी है ना, रियल जर्नी वो है। जी बिल्कुल। ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे जानना चाहूँ तो होगा क्या? मान लीजिए मेरे पास, सपोज मेरे पास पैसा नहीं है, ना मैं अमीर ना वेल्दी हूँ, तो पहली मेरी जर्नी होगी अमीर बनने की। तो जाहिर है कि मुझे इधर भी कोशिश करनी है, उधर भी कोशिश करनी है। तो ये मैं पहले अमीर कैसे बनूँ, दूसरे कदम पे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सवाल है कि डायरेक्टली वेल्दी नहीं बन सकते आप। वेल्थ क्रिएशन इज अ जर्नी, लेकिन आपको अमीरी के थ्रू वेल्दी बनना पड़ेगा। तो अमीर बनने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो टाइम टेस्टेड है, वो आपके इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या जगह पे आप कर सकते हैं? आप शेयर खरीद सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं,
और आप एफडी कर सकते हैं, जिसको हम लोग डेट बोलते हैं। तो ये 4 तरीके के एसेट क्लासेस हैं, इनको बोलते हैं एसेट क्लास। इसके अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं। जब मैं शेयर की बात करूंगा तो म्यूचुअल फंड भी है उसमें, डायरेक्ट शेयर भी है, आप पीएमएस को दे सकते हैं, आप एआई, ये सब अलग अलग टूल्स हैं, बट मेन चीज़ है शेयर। जब आप प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, एग्री लैंड ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, बंगलो ले सकते हैं, ये अलग अलग टूल्स हैं। जब आप डेट में जाते हैं तो आप सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, या फिक्स कर सकते हैं, या आरबीआई का बॉन्ड ले सकते हैं, या प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड ले सकते हैं। ये हो गया डेट पोर्शन। गोल्ड में क्या होता है, आप जैसे लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, कुछ लोग बिस्किट खरीदते हैं, कुछ लोग कॉइन खरीदते हैं, या कुछ लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, जिसको गोल्ड ईटीएफ बोलते हैं। यानी उनको एक पेपर का केवल मिलता है कि वो फिजिकली गोल्ड नहीं होता, तो वो गोल्ड का तरीका है। तो अलग अलग तरीके हैं। अब इसमें जो सबसे बढ़िया रिटर्न देगा वो शेयर मार्केट देगा आपको। इसमें कोई अभी नहीं, हमेशा, ऑलवेज उससे अच्छा रिटर्न कोई नहीं दे सकता। नंबर 1 पे वो रहता है। नंबर 2 पे आपका रियल एस्टेट का रिटर्न होता है। नंबर 3 पे आपका गोल्ड का रिटर्न आएगा, और नंबर 4 पे डेट का आएगा। एफडी कर करके कोई आदमी कभी वेल्दी नहीं बन सकता। हाँ, एफडी तो मुझे लगता है वो तो पैसा आपका जो वेस्ट ही कर रखा है आपने 7% पे जमा किया है, 30% निर्मला ताई ले लेंगी, तो बाकी जो बचेगा आपका है। चलिए इसको रिवर्स से जानने की समझने की कोशिश करते हैं। एफडी को तो हमने निकाल दिया अब। तो एफडी बहुत ही, मतलब एफडी ऐसा नहीं कि बहुत खराब चीज है, उसको सिक्योर, अगर आपकी उम्र आप रिटायर होने के करीब है, आपको बहुत ज्यादा जीवन में कुछ नहीं करना, तो ठीक है, चलो एक सिक्योर्ड उसमें पैसे डाल दिया आपने। तो रिस्क प्रोफाइल में एज भी बहुत मैटर करती है कि आपकी एज क्या है। उसका एक फार्मूला बहुत छोटा सा बताता हूँ आपको। हमेशा 100 से अपनी एज को माइनस करिए, ठीक है, जो नंबर आएगा उतना पैसा आपको इक्विटी में डालना है। मान लीजिए आपकी उम्र 20 है, तो 80 आएगा, तो 80% ऑफ योर इन्वेस्टेबल इनकम शुड गो इनटू द मार्केट। अब जो आदमी 70 साल का रिटायर हो चुका है, तो 30 आया, तो उसका पैसा 30% ही जाना चाहिए। 100 रुपये में 30 रुपये स्टॉक मार्केट में डालो, बाकी 70 डेट में डालो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको स्टॉक मार्केट में, मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया कि सबसे अच्छा रिटर्न वहां बनता है। गोल्ड में भी पिछले 10-12 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न बना है, डबल हो गया पैसा, लेकिन वो एक लंबे स्लंप में भी जाता है। वो फिर बहुत लंबे टाइम उसी पे कि लंबे समय तक वो सेम, मतलब उसमें नुकसान नहीं होता आपका, वो उसी प्राइस पे 10 साल तक बना रह सकता है। हाँ, लेकिन आप सही कह रहे हैं, पिछले 10-15 साल इनफैक्ट और थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा है इधर से। लास्ट 3-4 ईयर्स में डबल ट्रिपल। उससे पहले देखेंगे तो एक लंबा पीरियड उसने लल पीरियड दिखाया। तो गोल्ड एक्चुअली एसेट क्लास है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अगेन इकोनॉमी, वो सब हेज के लिए होता है। रियल पैसा आपका बनता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में क्या ग्रोथ है, ग्रो एसेट, कोई चीज़ बढ़ रही है उस पर आप बेट कर रहे हो, तो आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं। 2 चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में लगाएं, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। दूसरा, आप हमेशा वो पैसा मार्केट में लगाएं जिसकी आपको इमीडिएट ज़रूरत नहीं है। कि 3 महीने बाद आपको कोई बड़ा खर्चा करना है और आप सोचा 3 महीने मार्केट में लगा देते, पैसे डबल हो जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। हो सकता है वो आधे हो जाए, 1/4 बचे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म कंप्लीट नो। मार्केट में अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो मार्केट में मत जाइए। फिर आपके लिए फिक्स डिपॉजिट है, 3 महीने की एफडी कर दो, 6% तो मिल ही जाएगा। मार्केट में आपको हमेशा थोड़ा लंबा नज़रिया रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ना जीवन चक्र की तरह चलता है, साइकिल्स होती हैं। जैसे हम लोग दिन में कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं। एक साल बहुत अच्छा गया, अगले साल अप्रेजल अच्छा नहीं मिला, फिर उसके साल एक प्रमोशन भी मिल गया, आपने गाड़ी भी खरीदी। एग्जैक्टली मार्केट जीवन, पॉडकास्ट अच्छा चला, एक पॉडकास्ट चला गया, दूसरा कम अच्छा चल रहा है, यार गेस्ट बहुत अच्छा मिला, अगली बार गेस्ट अच्छा नहीं था। यही साइकिल मार्केट में होता है कि कभी बहुत अच्छा मार्केट है, कभी ठंडा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिजनेस, जो शेयर मार्केट है वो जो भी बिजनेसेस हमारे देश में हो रहे हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, काम धंधे, उसका रिफ्लेक्शंस है वो। तो धंधा हमेशा ऐसा नहीं चलता, ऊपर नीचे चलता है, तो मार्केट भी ऊपर नीचे चलेगा। कुछ कंपनियों के धंधे 20-20 साल से अच्छे चल रहे हैं, तो उनके शेयर भी 20 साल से अच्छे चल रहे हैं जी। लेकिन जब टोटलिटी में हम देखेंगे तो मार्केट हमेशा जिग जैग करके चलता है। तो इसलिए आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं देंगे, साइकिल पूरा नहीं करेंगे, तो आपको बहुत पैसा नहीं बनेगा। तो अमीरी का पहला कदम है शेयर मार्केट में पैसा डालना आपको, और वेल्दी का दूसरा कदम है कि आपको मार्केट में टिके रहना, बने रहना है, भागना नहीं वहां से, डरना नहीं है, क्योंकि पैसा वहां बनेगा।
तो चलिए मैं मान लेती हूँ कि मैं और मे भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, राइट। अब उनके लिए आपने कहा था कि आपको देखना है कि अच्छा शेयर जो है वो आपको अच्छी कंपनी का, या अब ये मैं अच्छा कैसे, मैं तो समझ लीजिए कि मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है मार्केट की, तो मैं कैसे चेक करूँगी कि अच्छा क्या है? बहुत अच्छा सवाल। और आप जैसे हमारे जैसे लोग बहुत होंगे जिनको, आप जैसे नहीं मेरे जैसे मैं अपने को इसलिए जोड़ लेता हूँ कि हमेशा अच्छा लगे, इसलिए हम सब आपके साथ हैं जी। ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं कि उनको कोई मतलब प्रॉब्लम है, उनके पास समय नहीं है या उनका फील्ड नहीं है या उन्होंने इतना इस पर दिलचस्पी नहीं है, तो इसलिए वो मार्केट को बहुत पढ़ नहीं सकते। तो मार्केट रोज पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको पैसे लगाने हैं और सबको लगाने चाहिए। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि लगाने ही चाहिए। आपको मार्केट आता है नहीं आता ये अलग चीज़ है, आप हर चीज़ थोड़ी जानते हैं। आप गोल्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन गोल्ड खरीदते रहते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके पास निवेश के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। दूसरा तरीका, जब आप थोड़ा समझदार हो जाएं तो डायरेक्ट स्टॉक खरीदें आप, कि आप गए किसी बैंक का, किसी ऑयल कंपनी का, किसी FMCG कंपनी का शेयर खरीदें आप। और अब तो सुविधा कि आप एक शेयर खरीद सकते हैं, सिंगल यूनिट। और SIP भी बहुत कम पैसे में हो जाती है आजकल। 100 रुपये की भी SIP शुरू हुई, अब तो 500 रुपये की शुरू हो गई है। तो SIP मतलब SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है जी जी। SIP एक तरीका है, उसका नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, कि हर महीने आपके पैसे उतने ही लगेंगे, 500 रुपये ही लगेंगे, उसमें यूनिट्स कम ज़्यादा मिलती रहेंगी डिपेंडिंग की प्राइस क्या चल रहा है। तो अगर आपको कम जानकारी है, कम समय है आपके पास, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो आप डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं। अब जब डायरेक्ट शेयर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉप की 100 कंपनीज हैं उससे नीचे नहीं जाना है। 5000 कंपनी लिस्टेड है, सबके शेयर अवेलेबल है, लेकिन आप देखिए टॉप 100 कैसे देखेंगे? मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी एक होगी कोई, 1 से लेकर 100 तक गिन लीजिए आप, उसमें से फिर छांटिए आपको कौन सी आपको लगानी। अब चूंकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, लेकिन तब भी आपको 100 से बाहर नहीं जाना है अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। अब म्यूचुअल फंड में भी 100 तरह के म्यूचुअल फंड है, 3000 तरीके की स्कीम्स हैं, कौन सा लें? तो अब यहाँ पे रिस्क वाला लगा देते हैं फार्मूला कि भाई मैं कम रिस्क लेना चाहता हूँ, तो एक होता है ETF। आप ETF के थ्रू जाइए। निफ्टी का ETF है, बैंक निफ्टी का ETF है, सेक्टोरल ETF है, उस पर ले लीजिए। यानी अब जब आप म्यूचुअल फंड का ETF खरीद रहे हैं तो आप एक बास्केट खरीद रहे हैं, उसमें तरह तरह की कंपनियां हैं उस सेक्टर की, उसको आपने ले लिया। जब आप निफ्टी का ETF खरीदते हैं तो निफ्टी जो इंडेक्स में 50 कंपनी है उसका पूरा आपने बास्केट खरीदा, और वो ट्रेड होता है रोज शेयर की तरह, सेफ है वो, उस पर आप ले लीजिए। फिर इस तरीके की 100 तरीके की, 1000 तरीके की स्कीम्स हैं। मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, मल्टी एसेट है, मतलब आप 3000 प्रकार के। तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करिए। मैंने आपको नाम बताया कि आप ETF से शुरुआत करिए अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद भी आप थोड़ा और हिम्मत करें तो लार्ज कैप में पहले जाइए, फिर मिड कैप में जाइए, फिर स्मॉल कैप में जाइए। तो चलिए इसका आपको और इजी वो कर देते हैं ब्रेक डाउन। मान लीजिए 100 रुपये आपके पास है और वो 100 रुपये आपको मार्केट में लगाने, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप डायरेक्ट स्टॉक में नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में लगाएंगे और आपको 100 रुपये डालने हैं। तो आप उसमें से कम 50 रुपये लार्ज कैप की जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें डाल दीजिए। जिस भी का आपको पसंद हो उसमें 50 रुपये आप डाल दीजिए। अब बचे आपके 50 रुपये। उस 50 रुपये में आप 30 रुपये मिड कैप फंड में डालिए, ठीक है, और 20 रुपये स्मॉल कैप में डालिए। अब ये वर्गीकरण मैंने कैसे किया? जो लार्ज कैप है उसका रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न नहीं होगा, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा है वहाँ पे, यानी 10-12% का रिटर्न आपको एनुअलाइज बेसिस पे मिलेगा। जो मिड कैप है उसमें हमने कहा 30% डालिए, क्योंकि वहाँ रिस्क थोड़ा बढ़ गया तो रिटर्न भी बढ़ गया, अब वो आपको 20% रिटर्न देगा। तो आप थोड़ा कम पैसा डालोगे तो एडजस्ट हो जाएगा और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जो स्मॉल कैप है उसमें और ज़्यादा रिस्क हो गया, लेकिन वो आपको 70% रिटर्न दे सकता है, तो वहाँ 20% ही डालना है। तो जब आप एवरेज आउट करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा दिखेगा। तो सेफ्टी विद रिस्क विद रिटर्न।
देखिए सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपने समझाया है कि जो मेरा जैसे नौसिखिया होगा मार्केट का उसको भी लगेगा कि क्या जा सकता है। मैं एकदम मैं इंसिस्ट करूंगा कि हर व्यक्ति को शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। आपके पास प्रियंका अमीर बनने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि पॉडकास्ट खत्म करने के बाद आधा घंटा अलग से कहूँगी, आज से शुरू कर। मैं और एक बात बता देता हूँ, लोग सुन रहे होंगे जो, आप ये भूल जाइए कि आपकी सैलरी कितनी है या आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप मार्केट में पैसे नहीं लगा सकते, और शेयर मार्केट अमीरों का, ये तो बिल्कुल सबसे बड़ा मिथ है ये। आप 500 रुपये महीने से मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, एक शेयर खरीद सकते हैं आप, 20 रुपये कोई शेयर, आप एक शेयर खरीद लीजिए, कोई रोक नहीं रहा आपको। और इतना इजी है, 1 क्लिक में अपने मोबाइल से खुद करिए, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मोबाइल चलाना आता है ना, रील देखते हो रोज, तो फिर यार शेयर भी खरीद सकते हो। इसलिए क्योंकि प्रियंका वही एक ऐसी जगह है जो अमीर गरीब में भेद नहीं करती। मैं 100 रुपये डालूं, आप 10 रुपये डालो, अगर हमने गलती की है तो मेरा भी पनिशमेंट वही होगा जो आपका है। ये तो मार्केट इज टोटली सोशलिस्ट। वहाँ वो कैपिटलिज्म का टूल है, लेकिन उससे ज्यादा समाजवादी कोई नहीं है। सेम पनिशमेंट सबको मिलेगा, चाहे अमीर पैसा लगाए चाहे गरीब पैसा लगाए। गलती की तो पनिशमेंट सेम है, अच्छा किया तो रिवार्ड सेम। तो इसलिए मार्केट में आप जाइए। यहाँ बॉस के चहेते वाला मामला नहीं चलेगा। नहीं एकदम नहीं, यहाँ बॉस का चहेता तो हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि एक एक गलती पे उनके घर बिक गए और छोटे छोटे लोगों ने बहुत पैसे बना लिए। बस अब ये जो आपने एक बात कही ना, यहीं आ जाता है सारा का सारा जो टेंशन कह लीजिए, स्ट्रेस कह लीजिए कि जाना चाहिए कि नहीं। बड़े बड़े लोग के घर बिक गए, तो जो दूसरा वाला है वो तो लोगों को लगता है कि पता नहीं अब मैं कमा पाऊँ नहीं कमा पाऊँ, तो ये वाली कंडीशन नहीं हो जाए, इसीलिए लोग मार्केट से दूर रहते हैं। तो मार्केट, हाँ मैं समझ गया। मार्केट में एक बहुत कॉन्सेप्ट चलता है कि ये सट्टेबाजी की जगह है, बहुत स्पेकुलेशन होता है, यहाँ मैनिपुलेशन बहुत होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं, नैरेटिव्स चलते हैं मार्केट में। अगर आप मार्केट में सिंसियरली काम कर रहे हैं तो आपका घर नहीं बिकेगा, आपकी कोठी बनेगी। क्या बात? और अगर आपने मार्केट के साथ मजाक किया तो घर बिकेगा फिर, ये तय है। तो मार्केट इज वेरी स्ट्रिक्ट मास्टर। उसके साथ आप आराम से चलोगे, उसकी बात सुनोगे, उसके इशारे समझोगे तो आपका पैसा बनेगा। और लोग बना ही रहे हैं, बहुत पैसे बना रहे लोग। आप सोचिए कि एक दिन का जो टर्नओवर है वो 10-15 लाख करोड़ रुपए का, 10-15 लाख करोड़ रुपए का डेली का टर्नओवर है। नेट बेसिस पे हम लोग रोज देखते हैं कि 10,000 5,000 करोड़ की सेलिंग बाइंग होती है। तो इतना बड़ा मार्केट है, वो ऐसे थोड़ी चल रहा है, वो एक सिस्टम से चल रहा है, एक उस पर चल रहा है। तो गलती क्या करता है आदमी, जब वो उसका घर बिकता है वो क्या करता है, वो सट्टे करने लगता है। सट्टा मतलब स्पेकुलेटिव ट्रेड। आज मुझे लगता है नीरज जी ने कहा ये शेयर 30% चलेगा, टिप्स ले ली, हियर एंड से पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है ना, उस पर देखा उन्होंने कि आज ये टिप मिली है और उन्होंने जाकर खरीद लिया। पता अगले दिन वो 20% नीचे ही खुला। आपने कहा अब की बार ऊपर आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं उनकी बात आज से नहीं सुनूंगा। वो ऊपर आया नहीं, 3-4 दिन तक वो नीचे ही जाता रहा। अब आपके धड़कन बढ़ गई। फिर आप इन्वेस्टर बन गए, क्या यार अब तो फंस गया हूँ, चलो कुछ दिन और देख लेते हैं। पता लगा वो 2 रुपये का हो गया। वहाँ पे आपका घर बिकेगा, क्योंकि आप पूरी पूंजी गंवा देंगे। तो किसी के हियर एंड से पे कि उन्होंने टिप्स दिया था, कभी मत खरीदना। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर मुझे ये ट्रिक आती है अमीर बनने की, मैं आपको क्यों बताऊंगा? अगर मुझे पैसे बनाने का इतना अच्छा तरीका मालूम हो गया तो मैं सबको बांटता फिरूंगा फ्री में ऐसे ही, आओ तुम भी पैसा कमाओ। क्योंकि मार्केट इज फाइनाइट, मार्केट इनफाइनाइट नहीं है। ये समंदर नहीं है कि यहाँ से चाहे जितना पानी निकाल लो कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ ही लोग हैं जो कि इसको मार्केट एक पूल है, उस पूल में एक लिमिटेड पानी है जिसको मनी कह रहे हैं। सब आदमी अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर वही बनेगा जो इंटेलिजेंट है, जो पेशेंट है, जो दिमाग लगाता है। जो सिर्फ वहाँ सट्टा करने आया वो अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि पैसा इनफाइनाइट नहीं है। राइट। जैसे 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं का पैसा लगा है, तो क्या आपको लगता है कि 10 विनर होंगे? कोई तो हारेगा ना। मार्केट की डेफिनेशन क्या है? एक ने खरीदा और एक ने बेचा, तो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। तो अगर केवल बायर ही है तो मार्केट कैसे बनेगा? सब खरीदने के लिए तैयार, बेचने को बेचेगा कौन? तो कुछ तो बेचने वाले भी चाहिए ना।
तो मार्केट इज फाइनाइट, मनी इज फाइनाइट, एवरीबडी कैन नॉट विन द गेम। हाँ, लेकिन अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि नीरज जी यहाँ बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, मैं तो काफी एक्सपर्ट हैं, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं, अगर मुझे पैसा कमाना आता तो मैं क्यों आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे लोग क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए ना। हाँ, अब यही मैं आपको समझाने की कोशिश कि आप मार्केट में जब ये सोच के जाएंगे कि यहाँ तो बहुत आसान से पैसा बनेगा, टिप्स कोई दे रहा है। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि ज़्यादातर लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि वो व्हाट्सएप देखते हैं, ग्रुप बने हुए हैं, यूट्यूब चैनलों पे स्टॉक टिप्स दी जाती है। मैं आपको कभी कोई स्टॉक नहीं बताने वाला हूँ कि आप ये खरीद लीजिएगा, मैं अपने चैनल पे भी कभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो गलत है। आप वो बताएंगे, मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको धोखा दे रहे हैं, वो सही नहीं है, आप टिप्स दे रहे हैं उसको। आपने उसको समझाया क्या कि क्यों खरीदना चाहिए? इसलिए मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड्स की सो जाइए अगर आपको जानकारी नहीं है। ये गेम लर्नेड लोगों का है। आप स्पेकुलेशन में जाएंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे, आप फंस जाओगे। तो समझदार बनो, अच्छे निवेशक बनो। कैसे? म्यूचुअल फंड से। खुद रिसर्च करो, खुद पढ़ाई करो, खुद समझो। अब ये टफ लग रहा है, अरे यार कितना समय कहाँ, कौन पढ़ेगा, किसके पास इतना समय है, तब उसके लिए टिप्स लेने की एक तरीका है कि आप किसी को हायर करिए, वो आपसे फीस लेगा, फ्री में कोई अमीर नहीं बनाएगा आपको, वो उसकी फीस लेगा। आप जो म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें भी फीस लगती है, जिसको एंट्री लोड बोलते हैं जी। वो मैनेजमेंट फीस है, वो फ्री में थोड़ी फंड मैनेजर काम कर रहा है, उसको दिन भर नौकरी कर रहा है वो। तो जहाँ पे फ्री ज्ञान मिल रहा है वो आपको फंसा रहा है। तो इसलिए जब मुझसे आप फ्री में कोई ज्ञान लेंगे, या जब मैंने टिप्स दे दिया, मैं इसलिए टिप्स आपको दूंगा, मैं से मतलब भैया मुझे मत समझ लेना कि अगर मैं आपको किसी को फ्री में टिप्स दे रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा मोटिव होगा कि मैंने खरीद लिया खूब सारा, अब मैं पूरे संसार को बता रहा हूँ तुम भी खरीदो, तुम भी खरीदो। जब सब लोग खरीदेंगे ऊपर जाए तो मैं बेच के निकल जाऊँगा। ये धोखाधड़ी से बचने का। अगर आपको सलाह लेनी किसी की, तो बहुत अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी में रजिस्टर्ड है, उनके पास जाइए, उनको फीस दीजिए, उनसे सीखिए, उनसे समझिए। लेकिन मैं आपको इससे भी बचा रहा हूँ, आपको क्यों पैसा खर्च करना है? जब आपके पास एक अच्छा टूल है म्यूचुअल फंड का, और वही शेयर आप भी डायरेक्ट खरीदोगे, वही शेयर म्यूचुअल फंड से खरीदोगे, तो आप उस रास्ते को अपनाइए। तो पहला एसेट क्लास है कि आपको स्टॉक में पैसे लगाने हैं। समझदार हैं आप तो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाइए। जब आप बहुत ज्ञानी बन जाएं कि आप खुद पढ़ लिख लेते हैं, तब आप डायरेक्ट लगाएं, तो आराम से आपकी जर्नी शुरू होगी। एंड लास्टली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, उतना फ़ायदा है। जितना लेट उतना कम फ़ायदा, नुकसान नहीं है, कम फ़ायदा। यानी जो लड़के की नौकरी लग रही है, लड़की की नौकरी लग रही है 20, 22, 25 साल की उम्र में, डे 1 से उसको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, तो वो जल्दी रिटायरमेंट होगा। एक आजकल कॉन्सेप्ट आप भी सुन रही होंगी, फायर ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। 40-45 साल में मुझे नौकरी नहीं करनी है। हाँ, ये बात तो सही है। ये जो चेंज है ना, ये पहले होता था कि अरे 60 में आप रिटायर होंगे, ठीक है, फिर अब लोग 45-50 में रिटायर हो गए। उसके बाद अपनी जिंदगी जीनी है, बस पैसा उतने तक ही कमाना है, उसके बाद जो भी आपका वही मल्टीप्लाई होता है। कैसे कमाना है कि शुरू में आपने 20 साल खूब बढ़िया निवेश किया, तो आपके पास इतने पैसे आ गए कि जो करंट सैलरी थी उतना आपको डिविडेंड मिल जाता है, तो भैया फिर नौकरी छोड़ देंगे। तो ये सब को रिलेट होता है कि आप जितनी अर्ली शुरू करेंगे उतना फ़ायदा होगा। सो वी डिस्कस वन एसेट क्लास, दैट इज स्टॉक। जी, अब बताइए अगले उस एसेट पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि जो करंट सिनेरियो है उसमें जो सबसे ज़्यादा एक कंसर्न हो सकता है वो ये हो सकता है कि चूँकि उठापटक तो है ही मार्केट में। अब ऐसे में क्या जो वॉर रिलेटेड चीज़ें, वॉरफेयर से रिलेटेड चीज़ें हो गई या उस तरह की कंपनियां हो गई, उनमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे ड्रोन हो गया या कुछ और? एग्जैक्टली अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ये जनरल थ्योरी है जो बहुत ज़रूरी समझना है, लेकिन अब आते हैं एकदम करंट पे। जी, इस समय देश या दुनिया की हालत यह कि एक वॉर में है पूरी दुनिया, कि ईरान और अमेरिका और इसराइल का वॉर हो रहा है। बिल्कुल। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से तेल वगैरह आता है वहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो ऑयल सप्लाई का शॉक आ गया है, तो इसलिए कीमतें बहुत भाग रही हैं, मार्केट नीचे गिरा हुआ है, करेंसी हमारी वीक हो रही है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कब ख़त्म होगी इसका प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प हर दिन में 3 बार अपना मूड बदलते हैं। इतना मूड स्विंग तो मतलब मैंने नहीं देखा कभी। तो उसका कुछ कह नहीं सकते, और वही सबसे बड़े इसके किरदार हैं। लेकिन एक हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो दौर है
ये हो सकता है कि साल भर चले, 6 महीने चले। उसका कारण ये है कि जब भी कोई वॉर सिनेरियो होता है, या इवन कोविड इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो कोविड के शॉक से उबरने में हमें साल भर लग गया था। वैसे इस वॉर की वजह से जो झटके लगे हैं हमें, इससे उबरने में भी हमें समय लगेगा। तो जो मार्केट में डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने, ठीक करने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आज मार्केट एकदम गिरा कोविड की वजह से या वॉर की वजह से, कल एकदम वैसे हरियाली हो जाएगी। स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि नुकसान एक्चुअली हो चुका है। रिफाइनरी टूट गई है, पाइपलाइन तोड़ दी गई है, तो उसको बनाने में समय लगेगा, पैसे लगेंगे। तो ये जो रिकवरी का प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, एंड दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ना कि बुरे समय का निवेश हमेशा फायदा करता है। तो ये जो करंट टाइम है ना, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। इस समय आप पैसे लगाते रहो जहाँ पे आपको वैल्यू पिकिंग मिल रही है। और जैसे वॉर चल रहा है तो डिफेंस में बहुत हरियाली है। अब एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी मेरी, अब इस दुनिया में हम जो रह रहे हैं उसमें युद्ध हो या ना हो, गन रखनी पड़ेगी। मानते हैं इस बात को आप? माहौल ऐसा बन गया है कि अब आपको घर में पिस्तौल रखनी पड़ेगी। मतलब भारत देश को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वॉर हो या ना हो, ये अलग बात, कब हो जाए किसी को मालूम नहीं। सही बात है। हमारे अड़ोस पड़ोस में तो देखिए क्या टेंशन है। तो अब ये ऑपरेशन सिंदूर 1 हो ही चुका है, 2 कब होगा पता नहीं। तो तैयारी रखनी है आपको। वॉर ना हो बहुत अच्छी बात है, तैयारी रखनी। उस तैयारी के चक्कर में डिफेंस के स्टॉक चल रहे हैं, और ये आगे भी चलेंगे। यूरोप जो पहले पूरी तरीके से अमेरिका उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुआ था, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया हमसे नहीं होगा, अपना अपना देखो। अपना देखने के चक्कर में यूरोप को अपनी जीडीपी का 5% केवल डिफेंस में खर्च करना है। भारत भी कर रहा है, हर साल डिफेंस का बजट बढ़ता है। तो डिफेंस स्टॉक एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, और ये स्टोरी अगले 10, 20, 30 साल चलेगी। तो ये वाले स्टॉक्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड के स्पेशलाइज्ड फंड है इसके, डिफेंस फंड खरीद लो आप। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक नहीं ले रहे हो तो डिफेंस फंड खरीद लो, तो वो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो वॉर से डायरेक्टली रिलेटेड है कि डिफेंस शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। और वॉर सिनेरियो कब खत्म होगा हमें पता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो दौर चल रहा है, ये एक अच्छा दौर है अच्छे इन्वेस्टमेंट का। सब तरफ निराशा का भाव है, मार्केट गिरा हुआ है, यहीं पे जीतना चाहिए। एक मार्केट के गॉड हम लोग बोलते हैं वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे साहब क्या कहते हैं कि जब सब लोग लालची हो जाएं कि मार्केट तो हर दिन चलेगा ही, उस समय आप बेच दो अपना सब कुछ, क्योंकि सब लालची हैं। जिस दिन सब डर जाएं, फियरफुल हो जाएं, सबको लगे कि नहीं अब तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब जगह वॉर हो जाएगा, बड़ा निराशा का भाव, सबकी नौकरी चली जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, उसी समय तुरंत खरीद लो। क्योंकि ना दुनिया ख़त्म होगी जी, ना संसार बदलेगा ऐसे ही। तो वो टाइम होता खरीदने का। तो इस समय का आप माहौल देखिए, कुछ वैसा ही है, डर का माहौल है। करो भरोसा नहीं बाजार में, वॉर कब हो जाए, कहाँ हो जाए। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। नीरज जी, इसमें एक और चीज़ है जो कि कोई भी आम आदमी जानना चाहेगा कि जहाँ हमने देखा कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम उत्पाद जो भी हैं, पेट्रोल, डीजल, इस सब का भी रेट, और गैस का तो हम देख ही रहे हैं किल्लत, और रेट में भी जो दाम बढ़े हैं। भारत में अभी तक ऐसा सच दामों में बढ़ोतरी नहीं देखी हमने। सरकार सब्सिडी दे ही रही, बढ़ा दिया है। क्या ये जो इसके पीछे राजनीतिक कारण है? थोड़ा सा हटके है सवाल, लेकिन ऑफ कोर्स बंगाल का जो सेकंड फेज़ होने वाला है 29 अप्रैल को, उसके बाद आपको लगता है कि दाम बढ़ जाएंगे पेट्रोल और डीजल के खासकर? देखिए, पहली बात तो दाम बढ़ चुके हैं। गैस सिलेंडर जो घर पे आता है उसका दाम 60 रुपये बढ़ा था जी। उसके बाद नहीं बढ़ा। इंडस्ट्रियल गैस का बढ़ चुका है, कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ चुका है, जो इंडस्ट्रीज़ को गैस मिलती है उसका बढ़ चुका है, प्रीमियम पेट्रोल का बढ़ चुका है। अच्छा, प्रीमियम का जो हाई स्पीड डीजल पेट्रोल होता है, जो हम लोग लेते हैं नॉर्मल वाला, उसका नहीं बढ़ा। हाँ, मेरा सवाल उसी से जुड़ा था। उसका इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि सरकार ने वो हिट ले लिया। हाँ बिल्कुल, वो 10-10 रुपये जो एक्साइज कम किया वो ले लिया। बिल्कुल। लेकिन अभी भी अंडर रिकवरी है, यानी अंडर रिकवरी मतलब नुकसान पर लीटर अभी भी कंपनियों को नुकसान है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस नीचे नहीं आए हैं। तो आपका जो सवाल है कि 29 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा, माय बेस्ट नॉलेज सेज कि आप तैयार रहिए, दाम बढ़ेंगे। चॉइस नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कंपनियों को अगर आप बहुत नुकसान करा देंगे, और 3 ही 4 तो कंपनी है, अगर वही नहीं खरीद पाएंगे तो कितना नुकसान झेलेंगे। तो वो बढ़ना तय है,
इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है कि जिस दिन वो एग्जिट पोल आएगा उसके अगले दिन सुबह आप तो अभी से तैयारी आप मान के चलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन 2-5 रुपये तो बढ़ना है जी। क्योंकि वो अंडर रिकवरी है, नंबर 1। दूसरी जो सीरियस वार्निंग है कि अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं, ये मैं आज इसलिए कर रहा हूँ आपके सवाल को मानते हुए कि कल से युद्ध खत्म हो गया है, ये मैं तब कह रहा हूँ। अगर ये युद्ध कंटिन्यू है अप्रैल में, मई में, तो आप मल्टीपल राउंड प्राइस हाइक देखेंगे, मल्टीपल राउंड। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे नहीं, कंपनी जब $60 का क्रूड चल रहा था तब उन्होंने फायदा नहीं दिया, अब बढ़ गया तो मुझसे ले रहे हैं। मैं सब उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स को हम जितना समझते हैं, कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं है। ये सवाल आप सरकार से पूछिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि उन्होंने तब क्यों नहीं दिया था। आज की तारीख में कंपनियों को पैसे की ज़रूरत है, उनको डॉलर चाहिए तेल खरीदने के लिए, तेल खरीद के लाएंगे तभी तो आपको देंगे वो, तो बढ़ना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और मुझे लग रहा है कि वॉर अभी कंटिन्यू करेगा, कोई संभावना दिख नहीं रही, लड़ाई हॉर्मुज पे चल रही है। अगर सप्लाई नॉर्मल हो गई तो आपको राहत मिल सकती है कि भाई अब बढ़ेंगे नहीं, चलो सप्लाई नॉर्मल है। लेकिन अगर सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई है तो 29 तारीख को आप तैयार रहिए, दाम बढ़ेंगे। राइट। तो ये जो है सिर्फ हम पेट्रोल डीजल इस तरह की उनकी बात करेंगे, गैस की भी, हाँ, मतलब पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम उत्पाद की बात नहीं, अब उसके आगे भी हर चीज के दाम वो तो वैसे ऑलरेडी बढ़ भी गए हैं जी जी, और बढ़ेंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब इनपुट है किसी भी चीज का। जब ट्रक चलता है ना तो हम लोग कहते हैं इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी मूविंग ऑन व्हील्स। तो सब्जी के दाम, राशन के दाम, दिख ही रहे हैं, सब के दाम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो मूव होता है पेट्रोल डीजल पे। पेट्रोल तो पर्सनल है, तो डीजल पे, गैस पे। फिरोजाबाद की बहुत सारी यूनिट बंद हो गई हैं क्योंकि गैस नहीं मिल रही। तो अब बियर की बोतल कैसे बनेगी कांच की, क्योंकि उसको बनाने के लिए गैस चाहिए, ईंधन के रूप में यूज़ होती है। अभी चाइना ने सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, तो बहुत सारी मेटल कंपनियों पे इसका इम्पैक्ट आएगा। तो वो महंगाई का रिपल इफेक्ट होगा। मैं मना रहा हूँ भगवान से कि ये बंद हो जाए युद्ध, वरना अप्रैल के बाद सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, हर चीज़ की महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और वो सबको फिर तकलीफ मिलेगी जी। तो वॉर बंद होना हम सबके हित में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट ऑफ कोर्स जब आप बता रहे हैं, और हम लोग खासकर देखते हैं कि मिडिल क्लास की हम लोग बात करें या लोअर मिडिल क्लास की बात करें, जो आपके हिसाब से रईस तब का है, उसको तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन लोगों के लिए फिर ऐसी कोई टिप्स आप बता सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे अपनी जेब को मैनेज करने की कोशिश करें चीज़ों को। अदर देन रईस पूछ रहे हैं ना, रईसों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मतलब उनको तो महंगाई। ट्रम्प का ये देखते हैं कि 3 बार जो मूड बदला वो क्या बोलता है, उसमें सुनने में ज़्यादा मजा आता है। हाँ, वो मूड ही देखते हैं, बल्कि महंगाई बढ़ने से उनको तो और फायदा, वही तो उससे माल बेच रहे हैं तो और कमाई उनकी बढ़ जाती है। एक आम आदमी के लिए देखिए, अगर महंगाई बढ़ी मान लीजिए, तो आप उससे कैसे कोप अप करेंगे। राइट। 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी कमाई बढ़ाएं, जो कि बहुत टफ काम है और आज के सिनेरियो में बड़ा मुश्किल है। दूसरा तरीका ये है कि आप, मतलब ये थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीका लगेगा लेकिन इसके अलावा कोई है नहीं, आप अपने जो बहुत डिस्क्रिशनरी एक्सपेंड हैं उनको कम कर दीजिए। ये बहुत ही मैं प्रूडेंट सलाह आपको दे रहा हूँ कि अगर महंगाई बढ़ी और वॉर नहीं रुका तो आपके जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, कि आप हर तीसरे महीने एक नई ड्रेस खरीदते हैं, बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। या आप हर वीकेंड पे फाइन डाइनिंग के लिए बाहर जाते हैं, कुछ समय के लिए रोक दीजिए, क्योंकि वो महंगाई का इफेक्ट मल्टीपल है, एवरीवेयर है। तो आपका टोटल बजट ही 25-30% ऊपर चला जाएगा। तो एक तो आपको ये करना पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करिए। दूसरा, आप कोशिश करिए कि जो आपके पैसे अभी तक अनइन्वेस्टेड हैं उनको आप किसी अच्छे एसेट में सेव करिए, मार्केट में डालिए। थोड़ा बहुत आपका एफडी में होना चाहिए, जिसको कंटिंजेंसी फंड आप बोलते हैं ना, कि वो कुछ समय के लिए। तो इस समय आपको तैयारी करनी है। एक तो आपको गैर जरूरी खर्चे एकदम बंद करिए, और जो पैसा आप बचा सकते हैं उसको आप मार्केट में डालिए, क्योंकि राइट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। तो जब ये बुरा दौर गुजर जाएगा तो आप बहुत बड़ी रिलीफ में आएंगे कि आपके पैसे भी बढ़े जो आपने बचाए, और जो आपने इधर थ्रिफ्ट किया उसको भी आप बड़ा स्पेंड कर पाएंगे। और कोशिश करें कि थोड़ा और अगर कमाई कर सके तो। अब वो कमाई कैसे करें मुझे नहीं पता, कि आप पता है ना
नहीं, मार्केट के अलावा लॉन्ग टर्म। कि आप कोई स्किल सीखें या कुछ करें, लेकिन वो आपको करना चाहिए। वैसे एक मेरी जनरल सलाह अदर देन दिस पॉडकास्ट कि हर इंसान को अब डबल इनकम के बारे में सोचना चाहिए। एक तो जो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस करें, एक पैसिव इनकम जिसको हम लोग फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं, उसको आप ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि सिंगल इनकम से अब आपका काम चलेगा नहीं। तो एक पैसिव इनकम का अरेंजमेंट होना चाहिए आपके लिए। वो अच्छा, वो फिर वही घूम फिर के मार्केट में आ जाता है कि आप मार्केट में बढ़िया इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अच्छा डिविडेंड आपको मिलने लगता है आफ्टर सम टाइम। या आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कमर्शियल रियल एस्टेट में कोई छोटी दुकान खरीद ली तो उसका रेंट आपको मिलने लगा। तो इस तरह के कुछ लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन करेंसी में इमीडिएटली जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी क्या होने वाला अप्रैल के बाद, तो अप्रैल के बाद अगर महंगाई बढ़ी और वॉर नहीं रुका तो आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं कि आपने गैर ज़रूरी खर्चे काटिए और जो पैसा बचे उसको मार्केट में डालिए, तो वो फिर आगे मल्टीप्लाई होकर बड़ा गेन देगा आपको। जी जी, बहुत खूब। तो अभी आपने चूंकि मार्केट की बात की और आपने बहुत अच्छी सलाह भी दी, लेकिन दूसरी 2-3 एसेट्स की जिक्र और किया था आपने, जिसमें कि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि प्रॉपर्टी के रेट रिलेटिवली नीचे है। हाँ नीचे आए और एक टाइम स्टेबल है। तो एक वो हुआ, फिर हमने गोल्ड का बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ रेट देखा। तो क्या अगर हम इसे आम आदमी की भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि भैया जी का जो इन्वेस्टमेंट था वो ख़राब साबित हुआ और भाभी जी जो है वो सक्सेसफुल साबित हुई? 100%। बड़े बड़े IIM वाले फेल हो गए, भाभी जी ने भैया जी की ना वाट लगा दी। तो शरीफ पत्नियों को तो लोचा हो गया उनके साथ, तो जिन्होंने मांगा नहीं सोना तो उनको तो लगा मांग लेना चाहिए था। मैंने बहुत सारे फंड मैनेजर से पूछा कि भाई बताइए क्या, बोले मैं तो घर पे बात ही नहीं करता इस बारे में क्योंकि ताने सुनने को मिलते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की और IIM गए और 10 साल से कर क्या रहे हो आप तो मुझे भी नहीं बीट कर पाए। तो ये हुआ, ये सच है। इसीलिए मैं कहता हूँ गोल्ड से हमेशा प्यार करना चाहिए। आप शेयर मार्केट में हो, किसी जगह, गोल्ड इज अ ब्यूटीफुल एसेट। अगर हम गोल्ड की ही बात करते हैं, हाँ। तो गोल्ड में अभी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा रेट है, लोग वेट कर रहे हैं कि शायद थोड़ा नीचे आ जाए, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, तो कोई ऐसी गुंजाइश दिखती है या यही राइट टाइम है और इससे ऊपर ही जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं? मेरी निजी राय से बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा गोल्ड। ओके। तो मैं आपको एसेट क्लास के हिसाब से बता देता हूँ और बता देता हूँ। हम लोगों ने इक्विटी डिस्कस कर लिया डिटेल में, जी जी बिल्कुल। अब गोल्ड पे बात करते हैं। गोल्ड क्या है पहले तो ये समझिए आप। गोल्ड एक मेटल है जिसमें ग्रोथ नहीं होती। आपने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा तो 100 ग्राम ही रहेगा, 100 साल तक 100 ग्राम रहेगा। दरअसल गोल्ड का दाम बढ़ता ही नहीं है, पता है आपको? गोल्ड का दाम कभी नहीं बढ़ता। कैसे बढ़ेगा आप बताओ? वो तो एक छोटा सा टुकड़ा है, उसका दाम नहीं बढ़ता। आपकी करेंसी वीक होती है। उल्टा सोचिए आप, वो तो उतना ही है बेचारा, आपकी करेंसी वीक हो गई है। 1 रुपए में पहले आप 1 किलो गेहूं खरीदती, तब 1 रुपए में आपको 100 ग्राम गेहूं मिलता है। तो गेहूं की गलती थोड़ी बेचारी, वो तो उतना ही है। आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, रुपए की वैल्यू। बट ये तो बाकी चीज़ों में भी एप्लीकेबल है ना, एवरीवेयर। बट करेंसी क्यों डायरेक्टली रिलेटेड है गोल्ड से? क्योंकि पुराने ज़माने में गोल्ड वाज द फॉर्म ऑफ करेंसी। आपको पता है रुपया शब्द कहाँ से आया? रुपया शब्द आया रूपक्स, रूपा। चांदी का क्या कहते हो हम लोग, जो अलग सिनोनिमस है इसका। चांदी का, रुपए का नाम रुपया इसलिए है क्योंकि वो चांदी था पहले, सिल्वर कॉइन से हम लोग ट्रांजैक्ट करते थे। तो अब इतनी चांदी तो थी नहीं कि खूब सारे सिक्के बनाए जाएं, तो उसको पैक करके, उसको बेस बना के हमने दूसरी धातुओं की चांदी बनाई। 1970 से पहले जितनी भी करेंसी होती थी दुनिया में, जो नोटें छपती थी डॉलर या रुपया, वो गोल्ड से पैक्ड होती थी। इसलिए गोल्ड को रियल मनी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो अब एक समय बाद आया जब निक्सन थे वहां के प्रेसिडेंट यूएस के, तो उन्होंने गोल्ड की पैकिंग खत्म कर दी। नहीं, गोल्ड पहले था कि आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है तो उसकी वैल्यू इतने डॉलर होगी, उसी रेशियो में आपके पास करेंसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये संबंध ही खत्म करो, हमें कोई लेना देना नहीं गोल्ड से, और नोट छापनी शुरू कर दी। पूरी दुनिया में गोल्ड की पैकिंग खत्म हो गई। लेकिन सच तो बदलता नहीं है, तो आपने प्रोडक्शन उतना किया नहीं। तो अब गोल्ड जो ना, जिसको बहुत देर सपे, वो सर उठा रहा है कि अब मैं बताता हूँ, आओ बेटा तुम अब। इसलिए गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको करेंसी से हम लोग वॉच करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, सिस्टम में कितना पैसा है,
मतलब बैंक एफडी जिसको आप 24 घंटे में विड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग मानते हैं लिक्विड मनी। M2 मनी, इसको टेक्निकल टर्म छोड़ दीजिए आप, लिक्विड मनी। बैंक में जो पैसा है, आपके पास जो पैसा, मेरे पास जो पैसा, जो पूरे भारतवर्ष में पैसा घूम रहा है, जिसको 24 घंटे के अंदर आप अपने हाथ में ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक लिक्विड मनी या M2 मनी। वो कितना घट बढ़ रहा है उससे गोल्ड का भाव तय होता है। तो इस समय देश में इतना पैसा, देश में नहीं पूरी दुनिया में इतना पैसा छाप छाप के हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया है कि उसकी वैल्यू गिर गई है, इसलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो मैं गोल्ड पे बहुत बुलिश हूँ। अभी जो प्राइस आपका गोल्ड दिख रहा है ये कुछ नहीं है, अभी वॉर खत्म होने दीजिए। अभी क्या वॉर चल रहा है तो गोल्ड एकदम ठंडा पड़ा है, कभी कभी नीचे भी आ जाता है, क्योंकि सारे देशों की सरकारों की, सेंट्रल बैंकर्स की सारा बुद्धि इस पे लगी हुई कि कैसे तेल खरीदें, कैसे अपनी करेंसी को मैनेज करें, क्योंकि वो सारा फोकस उधर चला गया है। जैसे ही वो नॉर्मलाइज होगा तो फिर हम लोग अपनी बेसिक प्रॉब्लम पे आएंगे, अरे पैसा इतना ज़्यादा छाप लिया हमने नोट, तो गोल्ड चलेगा। तो गोल्ड इज अ गोल्ड, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि अरे नहीं, गोल्ड में जो होना था हो गया, ऐसा है। राइट, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है ना, क्योंकि गोल्ड को मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए नेक्स्ट 10 ईयर्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। गोल्ड के लिए अच्छे होने वाले, लेकिन लोगों के लिए कहाँ अच्छे होंगे? जो भाई गोल्ड खरीदना पड़ेगा आपको। तो उसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ये तो सब इंटरलिंक्ड है। हाँ, तो गोल्ड, अगर आप गोल्ड खरीदेंगे तो अब जब आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं ना, तो आपके पास चॉइसेस क्या है? इक्विटी में पैसा डालें, गोल्ड में पैसा डालें, रियल एस्टेट में डालें, ये सब डालें। तो गोल्ड में आपको जरूर डालना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल। जैसे मान लीजिए हमने आपको 100 रुपये एग्जाम्पल लिया था, तो मान लीजिए आपको टोटल 100 रुपये हैं जिसको आपको निवेश करना है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग ये कहते हैं कम से कम 10 या 15 रुपए आपको गोल्ड में डाल लें। अब बचे 85 रुपए, उस 85 रुपए में 15 रुपए आपको डालने डेट में, जिसको FD, बॉन्ड या जो भी बोलो उसमें डाल लें, सेफ। बाकी जो आपके 70 रुपए बचे वो शेयर बाजार में जाने हैं। तो गोल्ड में तो जाना ही जाना है। ये क्यों एसेट एलोकेशन किया जाता है कि मान लीजिए एक एसेट क्लास चल रहा है और दूसरा ठंडा है, तो आपका रिटर्न खराब नहीं होगा। अब मान लो हम 100 रुपए आपसे कहते हैं कि 100 रुपए गोल्ड में डालिए, क्योंकि मैं गोल्ड की बहुत तारीफ कर रहा हूं, और गोल्ड खराब हो गया तो गारंटी है क्या? या मैं कहूँ 100 रुपए मार्केट में डाल दो, पूरा गोल्ड में कुछ मत डालना, और मार्केट नहीं चला तो वो बैलेंस आउट करने के लिए, रिस्क मिटिगेट करने के लिए एसेट एलोकेशन होता है। आप कभी भी अपने घर में एक बॉक्स में पैसे नहीं रखते हैं, कुछ संदूक में रखते हैं, कुछ कबर्ड में पड़े हुए हैं, कुछ बिस्तर के नीचे पड़े हुए हैं, कुछ चावल के डिब्बे में रखे हुए हैं, राइट। इसी को बोलते हैं अलग अलग जगहों पे आपने रखा है। चीजें घर में इसलिए करते हैं कि अगर एक जगह गुम हो जाए तो 3 जगह तो है। 4 बैंकों में आपका अकाउंट इसीलिए होता है ना कि अलग अलग सब जगह रहना चाहिए। वैसे ही गोल्ड में भी होना चाहिए, डेट में भी होना चाहिए, और मार्केट में होना चाहिए। तो गोल्ड में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का हर महीने का कॉर्पस है, उसका 10 से 15% गोल्ड में होना ही चाहिए, और अगले 10 साल आपको गोल्ड में बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मार्केट में मिलेंगे ही, गोल्ड में भी मिलेंगे आपको बहुत अच्छे रिटर्न। तो इसलिए गोल्ड में मैं परमानेंट बुलिश हूँ, और आज से नहीं 15-20 साल से बुलिश हूँ। मैं कहता हूँ, लोग मानते नहीं मेरी बात। मैं कह रहा यार गोल्ड को आप डाउन में समझिए, वो मैक्सिमम उसका बुरा ये होता है कि उसका प्राइस स्टेबल हो जाता है। जैसे अभी देखिए 1.5 लाख रुपए तोला चल रहा है। हाँ, लेकिन कम से कम नेगेटिव में नहीं जाता है ना, जाएगा भी नहीं वो। आप साल भर पहले सोचिए 80,000 रुपए में था, अब वो 1.5 लाख में। इतना बुरा दौर देख रहा हो फिर भी 1.5 लाख में है। चांदी 2.5 लाख रुपए में, सोच सकते हैं 80-90 हज़ार रुपए चांदी 2.5 लाख में। में भी इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। एब्सोल्युटली। चांदी और गोल्ड का संबंध क्या है? चांदी पा लीजिए, आप ट्रैक नहीं करते हैं, आप देखते नहीं चांदी तरफ, आप खाली गोल्ड देखते हैं। तो उसका एक फार्मूला है कि गोल्ड के 2% के बराबर चांदी का प्राइस होना चाहिए। तो अगर चांदी मान लीजिए 1.5 लाख रुपए तोला है, गोल्ड 1.5 लाख रुपए तोला है, तो 2%, चूंकि उसमें ग्रामेज में है और इसमें केजी में है, चूंकि डिफरेंस की वजह से, तो उसका 2% सीधे 3 लाख रुपए बनता है। 3 लाख रुपए किलो चांदी होनी चाहिए। अभी चल रही 2,40,000, 2.5 लाख। तो चांदी में भी गुंजाइश है। तो हम लोग चांदी को ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, वो रिलेशनशिप से ट्रैक करते हैं कि गोल्ड बढ़ेगा तो चांदी बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं कि वो ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा पीछे पीछे। तो चांदी भी ऊपर जाएगी, बट चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और गोल्ड एसेट है निवेश का।
तो उसके में फ्लक्चुएशन इसलिए ज़्यादा होता है कि आजकल जो आप चिप यूज़ करती हैं उसमें चांदी लगती है, सोलर पैनल में चांदी लगती है, ईवी गाड़ी में चांदी लगती है, तो उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, गोल्ड में कम होता है क्योंकि गोल्ड आपकी तिजोरी में रखा रहता है या ज्वेलरी बनती है, लेकिन चलते दोनों साथ में है। अब आपने कहा कि गोल्ड तिजोरी में रखा रहता है, तो यहाँ पर एक आम आदमी वाला सवाल है कि मान लीजिए मुझे गोल्ड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे ज्वेलरी जिसे कि मैं पहन भी सकूं, और एक वो ऑप्शन हो गया मेरे पास, एक हो गया कि मैंने एक बिस्किट खरीदा उसको उसमें लॉकर में डाल दिया, और तीसरा ऑप्शन हो गया गोल्ड ETF। गोल्ड ETF। अब मान लीजिए 3 ऑप्शन में से मुझे लेना हो तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, तरीका? अगर ज्वेलरी आपके पास है पर्याप्त पहनने के लिए, शादी वादी में जाना थोड़ा ज़्यादा पहननी, अगर वो आपके पास है तो आप या तो ETF या बिस्किट खरीदें। ज्वेलरी का मैं क्यों मना करता हूँ खरीदने से कि उसमें तो मेकिंग चार्ज आप लोग बहुत दे के आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार रुपये पर ग्राम, राइट, और इससे ज़्यादा ही होगा, तनिष वनिष में जाएंगे और बढ़िया डिज़ाइन वाला लेंगे तो 5,000 रुपये पर ग्राम तक जाएगा वो। तो वो पैसा जब आप उसको रिटर्न करके बेचने जाते हो तो वो पहले कट जाता है, प्लस उसमें थोड़ा सा डिप्रिसिएशन भी होता है कि मान लीजिए 10 ग्राम आपने गोल्ड लिया तो थोड़ा बहुत घिसेगा, ख़राब होगा, या उसको फिर से मेल्ट करेंगे तो 0.5% या कुछ भी कट करेंगे। ये दोनों सिर्फ ज्वेलरी में ही होता है, बिस्किट में तो कुछ नहीं होता, वो तो सिंपल है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, तो उसमें मेकिंग चार्ज बचता है आपका, तो सस्ता पड़ेगा आपको, प्लस जब उसको आप बेचने जाते हैं तो ऑलमोस्ट सेम कीमत पे बिकता है वो। तो फिजिकल गोल्ड लेना है तो बिस्किट या कॉइन। अगर घर में सुरक्षा की एक चिंता है, भाई रखेगा, राइट, अब तो बैंक भी सुरक्षित नहीं है, अब तो बैंक में लॉकर भी सुरक्षित नहीं है, तो घर में क्यों रखें? तो ETF इज एक बेस्ट माइंड कि आप गोल्ड ETF के लिए सेम होता है जी, कोई डिफरेंस नहीं, वो बेहतरीन तरीका है। ज्वेलरी थर्ड प्रायोरिटी है। अगर आपका मतलब मैं विरोधी नहीं हूँ कि ज्वेलरी खरीदना नहीं चाहिए, वरना लोग गुस्सा हो जाएंगे तो ज्वेलरी विरोध कर रहे हैं, कम खरीदिए, मतलब ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं, क्योंकि ज्वेलरी आप दिन भर तो पहनेंगे नहीं रोज, तो वो भी तिजोरी में रखी रहेगी, साल में 2 बार निकलेगी शादियों में या किसी दिवाली दशहरे में, तो बेटर है कि बिस्किट या ETF के फॉर्म में खरीदें। राइट, बहुत सही। और अब तीसरा जो इन्वेस्टमेंट था हमारा वो प्रॉपर्टी का था, तो प्रॉपर्टी में भी चूंकि अब तो ये देख ही रहेंगे काफ़ी थोड़ा सा एक स्थिरता दिख रही है, तो ये आने वाले जो सिनेरियो बन रहा है उसको लेकर आपको लगता है कि अभी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी में, या फिर इसके लिए वेट करना? मेरे ख्याल में राइट टाइम निकल गया। रियल एस्टेट में पहले अलग अलग कर लेते हैं। रियल एस्टेट में तो आप एग्री लैंड खरीद सकते हैं या ज़मीन प्लॉट खरीद सकते हैं रिहायशी, और तीसरा होता है फ्लैट या बंगलो खरीदें आप। फ्लैट या बंगलो खरीदने का समय निकल गया। कोविड के बाद से जो राइज हुआ है स्पेशली दिल्ली NCR और मुंबई में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नोएडा में 4 करोड़ का फ्लैट बिकने लगेगा। 4 करोड़, मुझे लगता है एक्चुअली कोविड का टाइम और अभी हम लोग देखते हैं तो अगर एक एग्जैक्ट प्रॉपर्टी मेरे सामने दिमाग में है कि जो उस टाइम पे किसी ने कोट की थी, सपोज 1 CR किया था, तो अभी आज डेट में वो 2.5 करोड़ है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। आप देखिए कितना मतलब एक बड़े मेजर बिल्डर ने, नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, वो 4-4 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हैं नोएडा में। नोएडा में सर 8-10 का मैं कल विजिट कर चुकी हूँ। हाँ, तो मुझे ये बात डाइजेस्ट में गले से नीचे नहीं उतर रही है। नोएडा में कैसे इतनी लैंड पार्सल है वहां पे? मुंबई में तो चलो जमीन नहीं, 3 तरफ समंदर है, तो एक बार आप सोच भी सकते। नोएडा में तो ये वैसे भी ऊपर वाली ग्रोथ समझ में नहीं आती है। हाँ, क्यों है ऊपर वाली ग्रोथ, तो वो भी इतना महंगा, तो ये ओवर प्राइस्ड है। स्पेशली मुंबई और NCR की मार्केट हाईली ओवर प्राइस्ड है। साउथ के मार्केट ओवर प्राइस लेकिन कम है, वहाँ पे अभी भी रीजनेबल है। तो इन 2 मार्केट में तो मैं कतई नहीं कहूँगा कि आपको निवेश करना चाहिए रियल एस्टेट में। फ्लैट में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना आप अगले 15-20 साल तक आपका पैसा उसी प्राइस पर रहेगा। अगर आप निवेश कर रहे हैं, रहने के लिए खरीदे तो अलग इश्यू है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एकदम बैड आइडिया है। लैंड खरीदना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऑलवेज बेटर आइडिया है, कभी भी आप खरीद सकते हैं। उसमें थोड़ा प्रोज एंड कॉन देखना है कि आप कहाँ खरीद रहे हैं, लोकेशन, आगे पीछे की सड़क वड़क ठीक ठाक है, अनडिस्प्यूटेड है या डेवलप्ड है बढ़िया, वो तो अलग चीज़ें हैं। बट इसमें मेरे ख्याल में रियल एस्टेट में नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरा मेरा एक बहुत क्लियर कट फार्मूला है फॉर ऑल वेदर ऑल सीजन, कि अगर आपको खुद रहने के लिए मकान लेना है जी, तो आप पहली प्रायोरिटी में ले लीजिए। लेकिन अगर आपको केवल इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज ए वेरी बैड आइडिया,
क्योंकि उसकी ओनरशिप कॉस्ट बहुत हो गई है। आप कितना मेंटेनेंस चार्ज भरते हैं, प्रॉपर्टी चार्ज भरते हैं, बिजली का बिल, वियर एंड टियर, और किराएदार अगर आपने उसमें रखा तो उसमें लगेगा टैक्स, राइट। तो भाई इतनी सरदर्द वाली चीज इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि 2.5% से ज्यादा रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड आती नहीं आपकी। आप जिस फ्लैट की हम लोग बात कर रहे हैं मुंबई में या दिल्ली में, आपके 2.5 करोड़ 3 करोड़ कितना किराया होगा उनका, सोचिए आप। डिपेंड करता है कौन से एरिया में, 50,000 से। हाँ, तो अगर आपने 2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए लगा के एक प्रॉपर्टी ली और उसका किराया मिल रहा है 50,000 रुपए, 50 भी से कम भी है कुछ जगह पे, ऐसा नहीं है। तो आप उसका सिंपल फार्मूलाज निकालिए कितना आपको। उससे तो अच्छा मैं बैंक में जमा कर दूं, अगर मैं आरबीआई के बॉन्ड में डाल दूं तो मुझे 8 तरीक 24 लाख रुपए तो मुझे वैसे मिलेंगे, यानी 2 लाख रुपए महीने। क्या 2 लाख रुपए किराया है उसका? नहीं है। तो इट्स अ बैड आइडिया। जब मैं दिल्ली में रहता था 1998-99 मैंने रहना शुरू किया था, तब मयूर विहार में 13 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट मिलता था, राइट। उस समय जनरल यही था, 13-15 लाख का 2 BHK मिल जाता था, और हम लोग वहाँ किराए पे रहते थे। तो हम लोग उसी हिसाब से किराया भी देते थे, 4,000-3,000 रुपये किराए थे, तो पूरा घर किराए पे रहता था। तो जब आप लोन लेके उस मकान को खरीदते थे तो आपकी EMI और आपके रेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता था। आज की तारीख में इतना बड़ा डिफरेंस, अगर आप 3 लाख करोड़ का मकान खरीद रहे हैं तो मिनिमम आपकी EMI 3 लाख के आसपास बैठेगी, 2,80,000 के आसपास बैठेगी, और वही मकान किराए में कितने का है? 50,000 का। तो ये तो 5 गुना का डिफरेंस हो गया भाई, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे हिसाब से फ्लैट खरीदना इज अ बैड आइडिया राइट नाउ, इन्वेस्टमेंट के लिए। रहने के लिए अलग बात है। दूसरा, लैंड आप खरीदेंगे कभी भी कहीं भी तो आपको बम्पर गेन होगा। थोड़ा बिग टिकट साइज होता है वो। लैंड आप खरीद सकते हैं, कभी एग्री लैंड खरीदें तो भी अच्छी बात है, या आप रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदेंगे, क्योंकि प्लॉट रॉ है। बंगलो भी मत खरीदेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट नहीं मिलती रीसेल में। जब आप बेचने जाते हो तो केवल जमीन की कॉस्ट देता आदमी। आपका बंगला मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, मैं तो पूरा तोड़ के बनाऊंगा। पर लोग कॉस्ट मांगते तो हैं। वो जैसे मान लीजिए 1 करोड़ की जमीन है और उसके ऊपर एक बंगला बनाओ, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए 2 करोड़, तो वो 1.5-40 से ज्यादा नहीं देगा। तो 40 लाख रुपए इसलिए दे क्योंकि आप बेचोगे नहीं, इससे कम जाएगा। तो अदर में तो आपके बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं दे रहा है, और वो आपको 4 बातें भी सुनाएगा, आपने ये क्या कलर लगा रखा है, ये मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं तो ऐसी जमीन बनाऊंगा। तो बंगलों में भी नहीं, प्योर फ्लैट अगर आप प्लॉट आप लेते हैं किसी भी अच्छी जगह में, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, रियल एस्टेट का, लेकिन फ्लैट का नहीं। दुकान खरीद लीजिए आप, आपको किसी सोसाइटी में कहीं दुकान मिल रही हो वो ले लीजिए आप। बेरोजगारी बढ़ी रही, सब लोग दुकान ही खोल रहे हैं, तो उसकी यील्ड ज़्यादा आती है। रेंटल यील्ड 6-8% तक निकल आती है अच्छी जगह पे दुकान की। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज बाय, नॉट रेजिडेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट में बिल्कुल क्लियर व्यू है मेरा, और ये ऑल वेदर है, ये कभी बदलता नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मकान खरीदना है खुद रहने के लिए तो उसकी 3 कंडीशन है। आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, आपको पूरा लोन मिलना चाहिए, और आपको खुद रहना है। अगर ये 3 कंडीशन में एक भी फुलफिल नहीं होती, मत खरीदिए। अब 35 साल में नहीं खरीदा तो क्या 45 में नहीं खरीदा? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। मैं अभी बता देता हूँ आपको 45 में क्यों नहीं खरीदना चाहिए। 45 के जब आप होते हैं तो आप अपने करियर के मिड में होते हैं। उस समय करियर चेंज करने, करियर पे प्रेशर, ये सब भयंकर होते हैं। आपका बॉस समझ जाता है कि अब ये फंसा हुआ आदमी है, तो आपकी डीलिंग बदल जाती है। प्लस आप वो मिड लाइफ क्राइसिस में आते हैं कि आपका जॉब चेंज करने में आप कर नहीं पा रहे हैं, जॉब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो वो एक अलग ऑफिस की दिक्कत आपके साथ आती है। दूसरी, बच्चे आपके बड़े हो चुके हैं, कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं, बड़ी बड़ी फीसें देनी है उनकी। आपके घर की अगर EMI जाने लगे उसमें, तो आपकी आधी सैलरी उसी में गई। अब बच्चों की फीस भी है, कॉलेज जाने वाले हैं, आधी EMI जा रही है, माता पिता या कोई और लाइबिलिटीज है, तो आप फंस जाते हैं। फिर अगर आपने 45 साल की उम्र में लोन लेके मकान लिया तो आप पक्का फिर बहुत बुरी तरह फंसे। और गलती से अगर ये बात HR को पता चल गई तो बताने की जरूरत नहीं फिर क्या होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि फ्रंट लोडिंग, इसका एक कॉन्सेप्ट भी है फ्रंट लोडिंग का, कि आप 35 साल के पहले मकान खरीद लीजिए, क्योंकि बड़ा साइज है, टिकट साइज बड़ा है। फ्रंट लोडिंग का मतलब होता है कि शुरू में ही सब बोझ ले लो। आप याद करिए, आपके किसी रिश्तेदार, दोस्त या माता पिता, आपने खुद में जो आपने मकान खरीदा 30 साल की उम्र में, उसकी EMI आपकी सैलरी की आधी जा रही थी। EMI तो बढ़ती नहीं है, लेकिन सैलरी बढ़ती है।
और वही EMI 45 साल में आपको पीनट लगती है। अरे ये तो थोड़ी सी EMI जा रही है, क्योंकि आपने तब खरीदा था, आज नहीं खरीदा है। आज खरीदोगे तो वो बड़ी हुई होगी। इसलिए मेरा ये फार्मूला है, आप डिसएग्री एग्री हो, 35 के पहले आपको मकान खरीदना है अपने लिए। 3 कंडीशन में, खुद रहना है तो, इन्वेस्टमेंट नहीं, खुद रहना तो खरीदिए, लोन लीजिए पूरा जितना मिल सकता है और खुद रहिए उसमें, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें सिर्फ लोन वाली बात मुझे समझ में नहीं आई कि लोन पूरा नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप लोन में दब जाओगे, फिर बहुत अच्छा है, आप आपके पास अगर है गुंजाइश तो आप डाउन। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको लोन उस समय नहीं लेना चाहिए, आप उस पैसे को मार्केट में निवेश करो, जब बहुत बड़ा हो जाए खरीद लोगे। क्या वो गारंटी देंगे कि मार्केट उतना चलेगा, 10 साल में रिटर्न बनेगा? देयर इज नो गारंटी। मैं ये कहता हूँ कि जब आप शुरू में मकान खरीद लेते हैं, फ्रंट लोडिंग कर लेते हैं, तो मैंने जैसा बताया कि आपकी सैलरी का लगभग 50% EMI में जाएगा जी। एनी स्टेज, आप किसी भी उम्र में खरीदो, क्योंकि आप जब खरीदोगे तो उतनी EMI बनेगी आपकी। तो शुरुआत की एज में आप ग्रोइंग फेज में होते हैं, वहाँ आपकी सैलरी बढ़ रही होती, EMI फिक्स होती है और मकान का कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा होता है। वही मकान 45 साल की उम्र में 4 गुना कीमत का हो जाता है। तो इसलिए आप शुरू में खरीद लेते हैं तो फायदे में रहते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने किया है, मेरे ऑफिस में किया है, हम लोगों ने किया है कि जब हम हुए 45 साल के तो मुझे लगा यार वो EMI तो बहुत कम है यार, 2 खरीद लेते क्या उस समय। लेकिन जब 45 में हम उसी मकान को खरीदने की सोचेंगे, अरे यार ये तो ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो हमारी रीच से बाहर चला गया। तो इसलिए शुरू में खरीदना चाहिए। और लोन इसलिए, क्योंकि लोन, आप बताओ दुनिया में कोई ऐसा आदमी है क्या जो आपको प्रॉमिस पे लोन दे? आप सोच के देखो, 10 रुपए आदमी देने को तैयार नहीं है और बैंक आपको 1 करोड़ रुपए प्रॉमिस पे दे रहा है। प्रॉमिस क्या है कि मेरी नौकरी चल रही, मैं EMI भरूंगा, क्या गारंटी नौकरी चलेगी? बैंक दे रहा है आपको, तो लो ना। लोन इज ए ग्रोथ कैपिटल, लेवरेज कर रहे हैं आप, आपकी नौकरी पे वो भरोसा कर रहा है बैंक और आपको 1 करोड़ रुपए लोन दे रहा है। बट लोग, मतलब मुझे इसलिए लगा था कि आपसे पूछना बेटर होगा। नॉर्मली ऐसे भी कहते हैं ना लोग कि आप जब आपके पास उस पर जो कि इंटरेस्ट लगता है ऑफ कोर्स और बढ़ता चला जाता है तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप बीच में से कुछ चंक उसका पेमेंट कर दें, प्री पेमेंट करें। हाँ, प्री पेमेंट, दैट्स अ गुड आइडिया। 20 साल में आप लोन ऑलमोस्ट डबल चुकाते हैं। अगर आपने 1 करोड़ लोन लिया, 20 साल की EMI भरेंगे तो 2 करोड़ आप पे करेंगे। दैट्स ट्रू, क्योंकि वो 7-8% जो भी ब्याज दे रहे हैं। बीच में जब भी आपको कभी बोनस मिले, डिविडेंड मिले या कहीं से भी कोई पैसा आ जाए तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्री पे करते रहिए, तो आपकी EMI का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। वो लोन हो सकता है आप 10 साल में ही चुका दें, वो जरूर करना चाहिए कि ये कोशिश तो हमेशा होनी चाहिए जितनी जल्दी खत्म हो जाए, उसमें कोई शक नहीं। दूसरा ले लेते हैं उसके बाद, बहुत अच्छी बात, आप दूसरा ले लीजिए, फिर ले लीजिए। कई लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि लोन फ्री लाइफ होनी चाहिए आफ्टर 45। जब तक आप यंग हैं, आपके ब्लड में ताकत है, तो आप लोन लीजिए ना। लोन में क्या दिक्कत है? लोन की मैं कभी बुराई नहीं करता अनलेस कि आप पे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप डराइए मत, आप बार बार आफ्टर 45 कह रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगेगा कि अब नहीं, अब हो गया। अब तो कहा जा रहा है कि 60 नहीं, देखिए अगर आपकी सैलरी, मान लीजिए आपका पैकेज इतना बड़ा है कि आप जो मकान खरीदने जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ले। तो मैं तो आम जनता, आप खुद सोच के देखो, आप सोच के देखो कि 45-50 आपकी उम्र होगी, आपने मकान नहीं खरीदा आज तक और आप मकान खरीदने के लिए सोच रहे हैं आप, तो आप अपने पूरा बजटिंग करिए अपने घर की, कितने पोटेंशियल खर्चे, कितने खर्चे। देखिए हम तो फिर भी वो लोग हैं ना जो हम चाहते हैं कि बहुत पॉजिटिव रहे। हम कहते हैं ना कि 60 न्यू 40, तो कोई बात नहीं। जब नहीं, उनके लिए है जो बिल्कुल यंग है या एकदम 45 में उन्होंने कोई नया काम शुरू कर दिया, बड़ा अच्छा होगा, वो खरीद सकते हैं। बट इन जनरली जैसे जैसे आपने भी कहा ना कि डेट फ्री लाइफ होनी चाहिए, तो जब आप शुरू में डेट लेंगे तभी तो डेट फ्री होगी। आप तो लास्ट स्टेज में डेट लेने के लिए सोचो, और इवन बैंक तो देगा भी नहीं। 50 आपकी जो वर्किंग लाइफ होती है उसके कैलकुलेशन पे डेट मिलता है। अगर आप 50 साल के हो गए तो आपको 10 साल से तक लोन नहीं देगा बैंक, क्योंकि उस मान के चलता 60 में आप रिटायर हो जाओगे। तो शुरू में लोगे तो आपको लंबा लोन मिलेगा, 25 साल का लोन मिल जाएगा आपको। अच्छा, देखिए तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, लेकिन चूंकि बात अगेन वही आ रही है कि जो हमारा अभी मौजूदा दौर है हम उस पर बात ज़्यादा करना चाहते हैं, फोकस ज़्यादा करना चाहते हैं। तो उसमें भी एक चीज़ आ रही है जो आपने जिक्र भी किया था हल्का सा, कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, हो सकता है आने वाला दौर जो है वो मंदी वाला दौर हो। अब ऐसे में तो देखिए जाहिर है कि लोगों को पहले नौकरी का खतरा होगा, फिर होगा कि जैसे आपने बताया कि कुछ आपको इनकम की कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई और सोर्सेज ढूंढें। तो एक तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये वाकई अगर जो मंदी की बात हो रही है ये कितना सही है
ये खाली ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डर है, लेकिन कितने चांसेस है कि मंदी की? प्रियंका, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार अगर मगर लगा के बात कर रहा हूँ ना, इस वॉर का रुकना बहुत ज़रूरी है जी, अगर ये वॉर रुक गया तो मंदी की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। कतई नहीं आएगी। अगर ये वॉर चलता रहा तो मंदी, देखिए मंदी टर्म की जो डेफिनेशन वाइज हम लोग बात करते हैं वो नहीं होगा अपने यहाँ जी, कि बहुत रिसेशन आ गया भारत में मंदी नहीं आएगी, ये मैं बहुत अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ। नहीं, अगर वॉर चलता रहा तब भी भारत में वॉर चलता रहा तब भी मंदी नहीं आएगी। मंदी आएगी यूएस में, अमेरिका में, हमारे यहाँ मंदी नहीं आएगी। हमारे यहाँ स्लो डाउन होगा ओके, कि अभी जैसे हम 6.5-7% की या 7.5% की ग्रोथ पे चल रहे हैं, वो हो सकता है 2% कम हो जाए, 5-5.5%। हमारे भारत में मंदी नहीं आएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए ग्रोथ स्लो होने में भी इम्पैक्ट आता है राइट, कि इंडस्ट्री नीचे चली गई, महंगाई बढ़ गई, जॉब में थोड़ा लॉसेस होने लगे, ये सब हो सकता है। बट मंदी हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इंडिया में मंदी का कोई चांस नहीं है, वॉर चले तब भी। वॉर रुक जाएगा अगर, तो इंडिया बहुत स्वीट स्पॉट में है, और मैं ये बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि वॉर जल्दी रुकेगा। उसका कारण ये कि ना अमेरिका के फ़ायदे में है वॉर, ना ईरान के। दुनिया तो परेशान है ही है, हम लोग तो परेशान है बिना मतलब में ही, लेकिन उनको भी ये बहुत दिक्कत दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वॉर बहुत लंबा नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 महीने का खेल होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी फिर अनफॉर्चुनेट कुछ भी हो सकता है, जी, जी, लेकिन 1-8 महीने में ये वॉर सेटल होगा। इसका एक और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो जहाँ से तेल आता है ना, हॉर्मुज से, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 20% ऑयल सप्लाई उस इलाके से आ रही है, 80% गैस आती है, अमेरिका का इसमें पूरा फोकस है कि उसको फ्री कर दें। उसके बाद साइड में आप जैसे हमास के साथ इजराइल लड़ रहा था वैसे आप लड़ते रहो, सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वो ओपन हो गया तो पूरे वर्ल्ड में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑयल सप्लाई चालू हो गई, गैस सप्लाई चालू हो गई, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उसका बड़ा फायदा होगा, और ये होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता दुनिया में कि भैया वो तकलीफ में रहे। आप दो लोग के लड़ने के चक्कर में हम क्यों दिक्कत में करें। एंड भारत के लिए एक जैकपॉट बता देता हूँ मैं आपको, ये दर्शक बहुत ध्यान से सुन लें। ये वॉर जिस दिन खत्म होगा, चीज़ें सेटल होंगी, तो ईरान का जो ऑयल अभी तक हमारे देश में नहीं आता था सैंक्शन की वजह से, वो भरपूर मात्रा में आएगा। उसका हमें फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि बिल्कुल नज़दीक में है, तो इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी, फ्रेट कॉस्ट कम होगी, और सप्लाई बढ़ेगी। वेनेजुएला से भी सप्लाई बढ़ रही है, तो ऑयल की कीमतें लॉन्गर टर्म में काफ़ी नीचे आएंगी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत क्यों होगा? क्योंकि दुनिया में 3 सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर हैं, अमेरिका, चीन और भारत। तो इन्हीं तीनों को सबसे ज़्यादा फायदा होना है। तो बस ये थोड़ा युद्ध रुक जाए, उसके बाद आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, भारत में मंदी की कोई संभावना नहीं है। यूएस में मंदी आएगी पक्का, अगर वॉर नहीं रुका तो वहाँ आ जाएगी। जी, चलिए ये तो अच्छी बात है। जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी आपकी बनी रहे, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोचें, और सही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो चलिए हम जाते जाते आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। वैसे तो आपने काफ़ी डिटेल में बताया, जो 4-5 एसेट्स की हमने बात कर ली, लेकिन अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से आपसे जानना चाहूँ, जो आम आदमी को समझ में आता है, एक आपका हो जाता है शेयर मार्केट, फिर आपका हो जाता है म्यूचुअल फंड, फिर आपका आता है गोल्ड, और चौथा आता है आपका प्रॉपर्टी। इन चारों में से अगर आपको रेटिंग करना हो कि नंबर 1, 2, 3, 4 सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, और कितना तक? वैसे तो बजट हर किसी का अलग है, जेब हर किसी के अलग अलाव करेगी, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल क्या होगा इस टाइम पे? बिल्कुल, तो ये चारों जो एसेट क्लास हर किसी को लेने हैं, तो किस ऑर्डर में लेने हैं? तो जैसा कि मैंने कहा था कि 100 रुपये आपके पास, हर किसी के पास 100 रुपये है, ठीक है, और हर किसी ने अपना रिस्क एनालिसिस कर लिया है, अपनी एज के हिसाब से, अपनी जॉब के हिसाब से, अपने प्रोफाइल के हिसाब से, ये आपने कर लिया है। अब आपको ऑर्डर कैसे रखना है? शेयर नंबर 1, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 रियल एस्टेट, नंबर 4 डेट। इस क्रम में आपको पैसे लगाने हैं, और वो भी फार्मूला मैंने आपको बताया कि 100 रुपये हैं तो 20, 30, 50, आप उसी हिसाब से लोकेशन करिए। लेकिन शेयर टॉप प्रायोरिटी मेरी होगी, क्योंकि वेल्थ वहीं बनेगी, अमीर आप वहीं से बनोगे, और कोई एसेट आपको अमीर नहीं बना सकता। क्या बात है।
तो शेयर मार्केट ही आपको अमीर बनाएगा, केवल आप समझदारी करिए, सट्टाबाजी मत करिएगा, समझदारी से निवेश करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। और पहला समझदारी वाला निवेश ये होगा कि जो भी दर्शक है पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट सुने। उसके बिना तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे आखिरी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा पॉडकास्ट आपको देखना पड़ेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी जानने और समझने को मिली, नई चीज़ें जो शायद मुझे लगता था कि जिनका एक डर भी था शेयर मार्केट को लेकर के, वो भी काफ़ी हद तक आपने दूर किया। डरना मना है मार्केट में। जी, और ये भी बताया कि एक वाइज डिसीजन, ये भी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर दें और खतरों के खिलाड़ी बन जाएं, वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझदारी से समझ करके और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप रईस बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।